एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी एक चमचमाती गाड़ी से होते हुए एक मंदिर पर आते हैं। मंदिर पर आते ही वो वहां पर अपनी गाड़ी की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो वहां पर उन बुजुर्ग दंपत्ति को उनके ही बेटे बहू भीख मांगते हुए मिलते हैं। जब बेटे बहू अपने सास ससुर को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, तो वो उनके चरणों की तरफ पड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी मदद करो, मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन वो माँ बाप उन्हें ठुकराते हुए अपनी गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और उस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, आज ये जो रियल स्टोरी है, ये काफी इमोशनल स्टोरी है और आप लोगों को प्रेरित भी करेगी। प्रेरित क्यों करेगी? क्योंकि इसमें कुछ बुजुर्ग दंपत्ति ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है कि जिसने भी उनकी कहानी सुनी बस वाह वाह ही कहता रह गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। वैष्णवी चौधरी यूट्यूब चैनल है हमारा, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज की स्टोरी शुरू होती है एक बंगले से। एक बंगले के सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी है और वो वहां के गार्ड से कह रही है कि बेटा अंदर से मेरे बेटे को बुला कर ला। गार्ड ये बात सुनता है, अंदर जाता है और बंगले की मालकिन से कहता है कि मालकिन साहब की माँ आई हैं और आप लोगों को नीचे बुला रही हैं। तो बंगले की जो मालकिन होती है, इस बुजुर्ग महिला की जो बहू होती है बेटे की, ममता इसका नाम होता है, ममता कहती है गार्ड से कि तुमने मुझे तो बता दिया है लेकिन उसको ऊपर आने मत देना, हम दोनों जने नीचे आ रहे हैं। अब ममता अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम्हारी माताजी फिर हमारे घर आई हैं और अब की बार भी वो कुछ न कुछ लेने के लिए आई होंगी। खबरदार अगर उन्हें तुमने कुछ भी दिया। अपने पति के कान भर देती है। पति कहता है कि ठीक है, मैं मिलता हूँ माँ से। तो वो बेड पर सोया हुआ था। उसके बाद वो ब्रुश करता है, नहाता है और अपना चाय पानी पीता है। जब अपनी माँ से मिलता है, करीबन 1 घंटे तक वो अपनी माँ को इंतजार कराता है, फिर भी माँ को ऊपर नहीं बुलाता है। अब दोनों मियाँ बीबी नीचे की तरफ चल देते हैं। भाई बंगले के मालिक हैं, लाखों की आमदनी है, तो अब वो किसी को क्यों अपना मानेंगे और कोई उन्हें क्यों अच्छा लगेगा। नीचे की तरफ उतरते हैं तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर आंखें नम सी किए हुए कहती है कि बेटा मैं तेरे पास आई हूँ और कब से मैं इंतजार में खड़ी हूँ, लेकिन तुमने मुझे ऊपर ही नहीं बुलाया, अंदर ही नहीं बुलाया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई काम होगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में हैं और उनकी तबीयत बहुत खराब है। इतने ही इस महिला का बेटा कुछ बोलता, इसकी जो ममता नाम की मालकिन है वो बोलती है कि बुढ़िया पहले भी तो इतने सारे पैसे लेकर गई थी, 2000 रुपए जो दिए थे वो भी तुम कहाँ खा गए, हमें पता है। तुम बार बार पैसे मांगने के लिए इसीलिए आते हो क्योंकि तुम्हें यहाँ से पैसे मिल जाते हैं। अब की बार हम तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। यही शब्द इस बुजुर्ग महिला के बेटे के होते हैं और वो कहकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में जब बैठता है तो बुजुर्ग महिला कहती है कि तुम मुझे पैसे दो या न दो, लेकिन बेटा अब मुझे तुम गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल तक तो छोड़ दो। अब फिर बहू बोलती है कि तेरी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की, और बेटा खिड़की लगाता है, निकल जाता है। बुजुर्ग महिला रोने लगती है, टूट जाती है कि मेरी ही औलाद है और मेरी ही परवरिश है, लेकिन अब इसको मैं क्या कहूँ। अब जब इस चीज को ये बुजुर्ग महिला, इस महिला का नाम कमला होता है, कमला देवी, ये रोने लगती है और इसके आंसू जब होते हैं तो बहू मुंह सा बनाकर ऊपर चढ़ जाती है, अपने बंगलों में चली जाती है। इधर ये जो रोने लगती है कमला देवी। अब कमला देवी को रोता हुआ देख जो वहां का गार्ड होता है वो उनके लिए कुर्सी बिछाता है, उनके आंसू पोंछता है और कहता है कि माँ जी आपको कितने पैसों की जरूरत है। तो कमला देवी कहती है कि बेटा फिलहाल तो मुझे 2,000 रुपयों की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे अंकल को मुझे वहां से डिस्चार्ज कराना है, घर लेकर आना है, घर का भी कोई ठिकाना नहीं है। और ये बुजुर्ग महिला कमला देवी रोने लगती है। गार्ड अपने जेब में हाथ डालता है, जितने भी उसके जेब में सारे जेब खकोरता है और एक जेब में उसे 1,500 रुपए रखे मिल जाते हैं और वो रुपए निकाल कर गार्ड बिना सोचे समझे उस बूढ़ी महिला को दे देता है और कहता है कि माँ जी आप अपने पति का इलाज कराइए
और ये मेरी तरफ से हैं और आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचिए। जब कमला देवी देखती है तो कमला देवी और इमोशनल हो जाती है कि अपने तो हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन जो मजदूर है जो यहाँ पर काम कर रहा है वो मेरी हेल्प कर रहा है। और उस गार्ड के सिर पर हाथ रखती है कमला देवी और आशीर्वाद देती है कि बेटा तुम्हें भगवान बहुत खुश रखे, कोई भी दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आए, क्योंकि तुमने हमारा ऐसे वक्त पर साथ दिया है मेरा। अब कमला देवी चलने लगती है तो गार्ड कहता है कि माँ जी मेरे पास बाइक है, अगर मैं आपको, मेरे पास साइकिल है, अगर आप चाहें तो मैं इस साइकिल पर आपको हॉस्पिटल छोड़ सकता हूँ। तो कमला देवी कहती है कि बेटा मैं बुजुर्ग हूँ, अगर मैं साइकिल पर बैठी गिर गई तो तुम्हारे अंकल की और मेरी कौन करेगा, फिलहाल उनका सहारा मैं ही हूँ और मैं अब ऑटो से ही जाऊंगी ताकि सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंच सकूं। ये बात होती है, गार्ड फिर 50 रुपए निकालता है और उस अम्मा को देता है कि माँ जी ये पैसे लो और ये भी रखो, ये आप ऑटो का किराया दे देना। अब ये बुजुर्ग महिला जिसका नाम कमला होता है वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में कमला देवी पहुंचती है तो इनके पति नंद किशोर देखते ही समझ जाते हैं कि शायद पैसों की मदद नहीं मिली है जो इसका इस तरह से मुंह उतरा हुआ है। जब कमला देवी नंद किशोर के पास आती है तो कहता है कि मुझे पता है, उदास मत हो, कोई ना कोई जुगाड़ हमारा हो जाएगा, तो चिंता मत कर। कमला देवी कहती है कि नहीं, पैसों का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन जो नालायक संतान हमने पैदा की है उसका आज हमें एक और सबूत मिल चुका है और पता चल चुका है कि कितना अपना है कितना पराया है। सारी बातें कमला देवी नंद किशोर को बताती है। जब ये दोनों बुजुर्ग दंपति पति पत्नी आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे बेड पर एक और व्यक्ति है, एक लड़का है जो काफी खूबसूरत है, हष्ट पुष्ट है, लेकिन कोई दिक्कत उसे हुई है तो वो भी उस हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका नाम पंकज है। पंकज इन दोनों पति पत्नी की बातें सुनता है। जब बातें खत्म हो जाती हैं तो वो कहता है कि अंकल आप कैसे हो। तो जो नंद किशोर जी हैं पंकज की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि पंकज पहचान चुके थे कि इन्होंने मुझे ट्यूशन दिया था और इन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। दरअसल यहाँ पर नंद किशोर की एक स्टोरी होती है। दोस्तों, नंद किशोर की जब शादी होती है, शादी के बाद इसकी 3 बहनें होती हैं, तीनों बहनों की जिम्मेदारी नंद किशोर के कंधों पर होती है। तो इन्होंने खाया कम था, बचाया ज्यादा था, क्योंकि अपनी बहनों की शादी करनी थी, बच्चों की परवरिश करनी थी, यही सब कुछ में ये ट्यूशन भी बच्चों को दिया करता था और उसी जगह ट्यूशन पढ़ने के लिए पंकज इनसे आया करता था। जब ये बात सुनता है नंद किशोर तो पहचान लेता है, क्योंकि काफी दिन पहले इसको देखा था, उसके बाद बड़ा भी हो चुका है, थोड़ा फर्क भी आ चुका है, तो नंद किशोर काफी देर लगा देते हैं इनको पहचानने में। और ये जो पंकज है नंद किशोर के पैर छूता है, कहता है कि मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी, आप इतने परेशान हैं तो मैं आपका साथी हूँ और मैं चाहता हूँ गुरुजी, क्योंकि इन्होंने नंद किशोर को नाम से या अंकल कहना ठीक नहीं समझा। इन्होंने कहा कि गुरुजी अब मैं आपकी जिंदगी में आ चुका हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पंकज सारी समस्या समझ चुका था। पंकज अब इस कमला देवी से कहता है कि माँ जी आप मेरे घर पर जाओ, तब तक अंकल के पास, तब तक गुरुजी के पास मैं हूँ और आप घर जाकर आराम करो, वहीं पर आप ठीक रहोगी, क्योंकि आप कई दिनों से इधर उधर घूम रही हो, मुझे समझ नहीं आया था कि आप गुरुजी की पत्नी हैं। अब पंकज इस कमला देवी को घर पहुंचा देता है, उधर फोन कर देता है कि एक महिला आएगी, उनका ध्यान रखना। और यहाँ पर कमला देवी पहुंच जाती है पंकज के घर, उधर गुरुजी का ध्यान रखता है पंकज और बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखा जाता है। अब जब डिस्चार्ज हो जाता है, छुट्टी हॉस्पिटल से मिल जाती है, तो पंकज नंद किशोर को अपने ही घर ले जाता है। घर जब ले जाते हैं तो पंकज के पिता देखते ही ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो अपने भी व्यवहार नहीं करें, और कहते हैं डायरेक्ट जाते ही, अरे नंद किशोर तुम तो काफी बदल गए हो, बुजुर्ग भी हो गए हो, मैंने तो तब का ही तुम्हें देखा है, उसके बाद अब देखा है, गले मिलते हैं, इनको बिल्कुल भी पराया महसूस नहीं कराया जाता है। अब वहां पर नंद किशोर रहता है, रहते रहते 10 दिन हो जाते हैं। अब नंद किशोर पंकज से कहता है कि बेटा, पंकज एक दिन अपनी दुकान पर जा रहे थे तो कहता है कि बेटा अब हम ठीक हो गए हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हम अपना ठिकाना देखते हैं,
क्योंकि इतने दिन किसी के घर रहना ठीक नहीं है। पंकज ये बातें सुनता है नंद किशोर की और कह देता है कि गुरुजी आपने तो मुझे पल में ही पराया कर दिया, फिर मैं आपका कैसा शिष्य। नहीं, आपको यहीं रहना होगा और मैं आपके लिए काम तलाशता हूँ। तो यहाँ पर पंकज कहता है कि नंद किशोर से कि हमारी दो दुकानें हैं, पापा से दूसरी दुकान नहीं संभलती है, हिसाब किताब का नहीं हो पाता है, एक दुकान का तो मैं देख लेता हूँ। और वो कहता है कि नंद किशोर जी, गुरु जी आप काफी पढ़े लिखे हैं, तो आप उस दुकान पर बैठ जाए कीजिए और उसका हिसाब किताब आप रखिए। अब ये मामला फिक्स हो जाता है और इसमें पंकज कहता है कि गुरुजी आपकी जो तनख्वाह होगी उसमें से मुझे एक कमरे का किराया दे दीजिएगा और आप यहीं पर खूब मौज से रहो, क्योंकि ये आप ही का घर है। अब ये दोनों दंपत्ति, क्योंकि ये जो नंद किशोर था अपनी पत्नी को पूछना चाहता था, जब पत्नी से पूछता है तो पत्नी कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्या जाता है, क्योंकि हम इनका किराया देंगे, किराए पर ही हमें जीवन गुजारना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप नौकरी पर जाओ और इनका किराया देते रहेंगे और यहीं पर रहेंगे। धीरे धीरे नंद किशोर को 1 साल हो जाता है वहीं पर काम करते हुए और अब इनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के खर्चे कम हैं। बुजुर्ग दंपत्ति है, कुछ खाना पीना भी ऐसा खास ये दोनों करते नहीं है, वही दाल रोटी। अब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो नंद किशोर पंकज से पूछता है कि बेटा 1 साल हो गया, मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए, अब मैं इन पैसों का क्या करूं, या तो तुम इन्हें रख लो मेरे लेके, तुम इनका कुछ भी करो, लेकिन मैं इतने पैसों का क्या करूंगा। तो यहाँ पर जो पंकज होता है ये एक बहुत सुलझा हुआ लड़का था, ये कहता है कि गुरुजी बस इतनी सी बात, अब तुम मेरे जैसी एक दुकान खोलो कपड़े की और मैं तुम्हारे लिए मैं खुद सामान लेकर आऊंगा और तुम अपनी एक दुकान जमाओ। तो गुरुजी कहते हैं नंद किशोर कि तुम ये कह क्या रहे हो, मैं तुम्हारे बिजनेस में अपना हाथ कैसे डाल सकता हूँ। लेकिन पंकज नहीं मानता है और गुरुजी से कहता है कि तुम आपको समझना ही होगा और ये काम करना ही होगा। अब ये कहता है, नंद किशोर जी कहते हैं कि पहले मैं अपनी पत्नी से सलाह करूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। तो नंद किशोर जब अपनी पत्नी के सामने बात रखता है तो इसकी पत्नी की भी वही बातें होती हैं कि आप थोड़ी तो शर्म करो, जिसके घर का खाया उसी की थाली में छेद करोगे आप। तो नंद किशोर कहता है कि ये मेरा नहीं है, मुझसे पंकज ने ही ये सब कुछ कहा है। जब ये बातें पत्नी सुनती हैं, दोनों में बातें होती हैं और अब नंद किशोर जी मान जाते हैं तीसरी दुकान जमाने के लिए। अब पंकज इनको सामान ला दिया करता। नंद किशोर काफी निपुण और काफी अच्छे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे, ये दिन पर दिन दुकान को ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं और बहुत सारे पैसे इनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। अब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो नंद किशोर फिर उन पैसों को लेकर पंकज के पास आता है, कहता है कि बेटा तूने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इस दुकान से जो नंद किशोर जी थे उन्होंने 100 गज का एक मकान ले लिया था, बहुत अच्छा, पंकज के ही पास में, और उसमें वो दोनों शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद भी उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है। ये नंद किशोर पंकज से जब कहता है तो पंकज कहता है कि गुरुजी ये आपकी मेहनत की कमाई है, हम इसे कैसे रख सकते हैं और कैसे हम इसे ले सकते हैं। अब नंदकिशोर उन पैसों को हाथ में लेकर अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ। तो पत्नी कमला देवी कहती है कि किस बात की दुविधा। तो नंदकिशोर कहते हैं कि मैंने पैसे कमा तो लिए, लेकिन मैंने खर्च कहाँ करूं। अब नंदकिशोर सोचते हैं कि कमला देवी मैंने तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं किया, क्या तुम आज अपनी फरमाइश मेरे सामने रखोगी। तो कमला देवी एक हंसी और मुस्कुराहट में कहती हैं कि जी अब कैसा फैशन, अब कैसा श्रृंगार, किस चीज का शौक, अब तो बुढ़ापा आ गया है और अब हम क्या करेंगे इससे आगे। तो यहाँ पर नंद किशोर फिर अपनी पत्नी से पूछता है कमला देवी से, और अब की बार कमला देवी कह देती है कि जब मैं अपने बेटे के घर मदद लेने के लिए गई थी तो उनकी पत्नी ने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी औकात गाड़ी में बैठने की नहीं है, तो क्यों ना जी आज एक गाड़ी आप खरीद लो इन पैसों से, तो मेरा भी मन रह जाएगा। और तुरंत नंद किशोर इन बातों को सुनकर तुरंत शोरूम पहुंच जाते हैं और वहां से एक चमचमाती गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी लेकर घर आते हैं, पंकज को दिखाते हैं। इतना खुशी का माहौल उन दोनों के घर में था, क्योंकि पंकज के घर में भी खुशी थी और नंद किशोर के घर में खुशी। अब ये दोनों मियाँ बीवी सोचते हैं कि अब हमने नई गाड़ी ली है तो अब इससे क्यों ना मंदिर जाया जाए।
अब दोनों दंपत्ति गाड़ी को लेकर मंदिर जाते हैं पूजा के लिए, लेकिन वहां से जैसे ही पूजा कर कर नीचे की तरफ उतरते हैं सीढ़ियों से, तो वहीं पर इन दोनों के बेटे और बहू भीख मांग रहे थे। जब ये नजारा दोनों दंपति देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, कहाँ बंगले में रहने वाला इंसान आज यहाँ पर कैसे भीख मांग रहा है। लेकिन जो बेटा बहू थे वो अब तक भी सातिर थे। बहू अपने पति को इशारा देती है, इस कमला के बेटे को कोहनी मारती है और कहती है कि जाओ जाओ, इनके पास तो गाड़ी भी है और पैसा भी है और ये हमारा सहारा बन सकते हैं, ये हमें कुछ दे सकते हैं। और अब ये इस कमला देवी का बेटा इसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि माँ अब की बार बचा लो, मैं बहुत सारे कर्जे में डूब चुका हूँ। और दोनों ही गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, बहू कहती है कि अब की बार माफ कर दो, हमारा एक डील में लॉस हो गया बिजनेस में और सब कुछ चला गया, गाड़ी बंगला पैसा सब कर्जे में चला गया, ऊपर से 10 लाख रुपए कर्जे में हम नीचे आ गए हैं और माँ बाबूजी हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। लेकिन यहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति बहुत अच्छी बात एक करती है। बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर जो नंद किशोर जी हैं वो खिड़की का दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि भाग्यवान, क्या अंदर नहीं बैठोगी, आपको घर नहीं चलना है। तो भाग्यवान एक कहने में जाकर अंदर बैठ जाती है और पति बगल में बैठता है, कहता है, फिर कहते हैं नंद किशोर जी कि अब तुम्हारी औकात गाड़ी में बैठने लायक हो गई है। और अपनी पत्नी को बिठाते हैं और खिड़की लगाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोरी थी जहां पर एक बेटे और बहू ने अपना घमंड अभिमान दिखाया, वो भी किसको, अपने ही माँ बाप को। माँ बाप को हमेशा हमें पलकों से ऊपर रखना चाहिए, सर पे बिठाकर माँ बाप को रखा कीजिए, क्योंकि उन लोगों ने आपको जन्म दिया है। लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। अरे क्यों नहीं किया, उन लोगों ने अगर कुछ भी कमाया नहीं है लेकिन तुम्हें पैदा करके इस संसार में तो लाया है, सुनने लायक, बोलने लायक, खाने लायक, पीने लायक, उन्हीं लोगों की तो बदौलत है तुम्हें बनाया है। ऊपर वाले ने 4 हाथ पांव तुम्हें भी दिए हैं, भाई अब तुम कमा लो, कमा कर देखो, कर कर देखो। ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें घमंड चकनाचूर हुआ था। अब तक एक युवा पीढ़ी ही इन कामों को करती थी, लेकिन एक बुजुर्ग दंपत्ति ने साबित कर दिया कि तन भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता। इंसान में लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए एक काम को करने की। यहाँ पर क्या कहना चाहोगे कमला देवी के बारे में और नंद किशोर के बारे में और उन बेटे बहू के बारे में जिन्होंने उनका बुरा वक्त, इतनी बुरे दिन अपने माँ बाप को दिखाए। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट भी बनता है दोस्तों। थोड़ी ही देर पीछे जब माँ बाप निकल जाते हैं, उसके बाद वो जो वहां पर उन्होंने गार्ड रखा था, गार्ड आता है एक नई बाइक लेकर और उस नई बाइक पर वो पूजन करने के लिए आता है। तो अब यहाँ पर जो कमला देवी का बेटा था वो कहता है कि अरे भाई वाह, तुम्हारे पास नई गाड़ी है। तो वो कह देता है कि नहीं साहब, ये मेरी नहीं है, आपके ही माँ बाप ने दिलाई थी। दरअसल जिस दिन आप लोगों ने उन लोगों की मदद करने के लिए मना कर दिया था, उस दिन मैंने उन लोगों को 1500 रुपए दिए थे। आज 1500 रुपए के बदले मुझे इतनी बड़ी मोटरसाइकिल उन दोनों ने गिफ्ट की है और उन्होंने कहा है कि आपने हमारा बहुत बुरे वक्त में साथ दिया। जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।